Good morning class, my name is Nazia Ashfaq and I am your course instructor for the course of Psychopathology for this semester. And today it's our 16th lecture for the semester, and basically in today's lecture we're going to discuss all our previous lectures and we're briefly going to go through all the previous topics we have discussed, and particularly that from the second half of the semester, that is from lecture 9 onwards. So we'll start our discussion or revision from the lecture 9. In lecture 9, basically we discussed disorders of childhood and adolescence, particularly conduct disorders and ADHD. And we'll just have a brief look at these disorders. So basically, what is ADHD? ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. और ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि बेसिकली किसी भी इंसान की अटेंशन और फोकस पे अफेक्ट करता है. ये ज़्यादातर बच्चों और टीनेजर्स में होता है, एडल्ट्स में भी होता है, बट इट्स नॉट दैट कॉमन इन केस ऑफ एडल्ट्स. और बेसिकली इस डिसऑर्डर में होता है ये कि बच्चा या टीनेजर जो है वो ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं पे कर सकता और फोकस उसका जो है वो ठीक नहीं होता किसी भी चीज़ पे. ये आमतौर पे लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, एंड यूजुअली द सिम्टम्स दे बिगिन टू शो इन स्कूल ईयर्स. उसके बाद दो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं ADHD के, एक है इनअटेंटिव और दूसरा है इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी. अब हम ज़रा बारी बारी देखेंगे कि बेसिकली ये दोनों चीज़ें में आता क्या है. सो इनअटेंशन बेसिकली इसमें क्या है कि जिस बच्चे में इनअटेंशन है, बोथ ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ADHD. सो इनअटेंशन में क्या नज़र आएगा? दिस चाइल्ड इज़ ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, ही कैन नॉट फोकस फॉर लॉन्ग, ही डजंट फॉलो डायरेक्शंस और फिनिश टास्क, कि वो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर सकेगा. कोई काम अगर आपने उसको दिया है तो उसको ख़त्म नहीं कर सकेगा. कोई बात अगर आप उससे कर रहे हैं तो वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तवज्जो नहीं देगा, और तवज्जो ना देने की वजह से बहुत ज़्यादा केयरलेस मिस्टेक्स करेगा. आम रूटीन के जो काम है वो बहुत ज़्यादा भूलना शुरू कर देगा और बहुत फ्रीक्वेंटली भूलेगा. अपने आप को डेली लाइफ टास्क्स में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकेगा, यानी उसकी कोई रूटीन नहीं होगी, और ऐसे कामों को अवॉइड करेगा या ऐसे काम नहीं करेगा जिन कामों में आराम से बैठना जो है वो रिक्वायर्ड हो. उसको अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो गुम किया करेगा, संभाल के नहीं रख सकता, और बहुत ज़्यादा जो है वो डे ड्रीमिंग उसमें नज़र आएगी. दीज आर द फीचर्स ऑफ इनअटेंशन एज अ पार्ट ऑफ ADHD. उसके बाद हम देखते हैं कि हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिविटी में क्या चीज़ें नज़र आएंगी. कि एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा फिजिट करेगा, बाउंस करेगा, यानी बैठे बैठे जो है वो कभी चेयर हिल रही है, कभी वो खुद हिल रहा है, इस तरह की मूवमेंट्स उसकी होती रहेंगी. ज़्यादा देर तक वो सीट पे नहीं बैठ सकेगा. चुप करके खेलने वाले खेल जो हैं उसके लिए बहुत मुश्किल होंगे और वो ऐसे खेल नहीं खेल सकेगा. ज़्यादातर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में रहेगा जैसे कि चलना फिरना, भागना, जंपिंग और तेज़ भागना, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इन्वॉल्व हो. बहुत ज़्यादा बोलेगा और बहुत ज़्यादा तेज़ बोलेगा, और हर वक्त ऐसे हवा के घोड़े पर सवार रहेगा, और अपनी बारी का इंतज़ार वो नहीं कर सकेगा. सवाल पूछा नहीं गया होगा और जवाब वो पहले दे दिया करेगा, और दूसरों की बात में बार बार इंटरप्ट करेगा. ये हैं कुछ मेन फीचर्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी इन केस ऑफ ADHD. अब कुछ कॉजेज़ हमने डिस्कस किए थे ADHD के. आई विल जस्ट ब्रीफली रिवाइज दीज कॉजेज़. उनमें बेसिकली एक तो जीन्स थे कि ADHD कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम फैमिलीज़ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. उसके बाद कुछ ब्रेन केमिकल्स हमने डिस्कस किए थे कि जब वो आउट ऑफ बैलेंस होते हैं तो दे कैन ऑल्सो लीड टूवर्ड्स ADHD. फिर ब्रेन स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस वो रिलेट कर सकते हैं. पुअर न्यूट्रिशन इसमें आ सकती है, इन्फेक्शंस आ सकते हैं, टॉक्सिक एजेंट्स आ सकते हैं जैसे कि लेड, और लास्ट कॉज जो हमने डिस्कस किया था वो था ब्रेन इंजरी. उसके बाद थोड़े से हमने थेरेप्यूटिक और मैनेजमेंट पार्ट डिस्कस किया था ADHD का. तो आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप. उसमें जो कुछ टिप्स ऑन द गो इम्पॉर्टेंट हैं उनमें एक तो है कि आपने पेशेंटली हैंडल करना है ADHD चिल्ड्रन और पीपल को. उनके साथ परसिस्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक दिन में वो ठीक हो जाएंगे या 2 दिन में ठीक हो जाएंगे. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. आपको उनकी इलनेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उस इलनेस को समझेंगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज देम. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने बैड बिहेवियर्स और बैड चाइल्ड में डिफ्रेंशिएट करना सीखना है, ताकि उस बच्चे को आप बैड लेबल ना कर दें. रादर यू शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर अदर पीपल एंड द चाइल्ड
that the child is not bad, rather his behaviors are problematic or bad for himself or his surroundings. सो ये बेसिकली था ADHD का एक क्विक रिकैप. उसके बाद हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया था दूसरा जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर था वो था कंडक्ट डिसऑर्डर. तो कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली ये भी मोस्टली जो है वो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में होता है. और इसका मेन फीचर क्या है कि जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो दूसरे लोगों के राइट्स का ख्याल नहीं करते और आम तौर पे जो नॉर्म्स होते हैं उनके इर्द गिर्द उनको वायलेट करते हैं. ये इसका मेन बेसिकली ये किसी इंसान के बिहेवियर कंडक्ट इज़ रिलेटेड टू बिहेवियर. तो इसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है और किस तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं कि वो दूसरों के राइट्स को वायलेट करेगा और नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा, यानी जो कोई सेट स्टैंडर्ड रूल्स हैं उनको वो फॉलो नहीं करेगा. अब एक चीज़ ये कि कंडक्ट डिसऑर्डर जो है इट्स अ वेरी सीरियस बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर और ये आमतौर पर बच्चों और टीनेजर्स में ज़्यादा पाया जाता है. और ये सीरियस जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये लंबे अरसे तक जो चलता है और कुछ केसेस में इट कैन कन्वर्ट इनटू अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑल्सो, कि ये एक्सेप्टेड जो नॉर्म्स हैं उनके ख़िलाफ़ जा रहा है एक बच्चा या एक लड़का या एक लड़की और जो है दूसरों के राइट्स का ख्याल नहीं रख रहा, दूसरों के राइट्स को वायलेट कर रहा है और अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल से मुश्किल जो है वो बनाता जा रहा है इन डे टू डे लाइफ. अब इसके कुछ कॉजेज़ हमने डिस्कस किए थे जिनमें आई जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप के एक तो ब्रेन इंजरीज़ थी, जेनेटिक्स थी कि फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है. डिसफंक्शनल फैमिली लाइफ यानी कुछ बचपन में कुछ जो है वो फैमिली लाइफ जो है अगर ठीक नहीं थी या कोई अब्यूज़ की हिस्ट्री है या कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं या पेरेंटल सब्सटेंस अब्यूज़ है एंड द चाइल्ड हैज़ हैड दीज प्रॉब्लम्स. और उसके बाद इनकन्सिस्टेंट डिसिप्लिन बाय पेरेंट्स के अगर बचपन में कोई अच्छी पेरेंटिंग या मॉनिटरिंग नहीं हुई पेरेंट्स की तरफ से तो दिस कुड ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर्स. और लास्ट जो कॉज था वो था कि कॉग्निटिव प्रोसेसिंग उस इंसान की किस तरह हो रही है या किस तरह की कॉग्निटिव प्रोसेसिंग करना सिखाई गई है, क्या उसको गिल्ट की सेंस है, क्या उसके अंदर पछतावे की सेंस है, बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती जब आप दूसरों के राइट्स को वायलेट कर रहे होते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया था थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दिस डिसऑर्डर. सो बेसिकली अगर आप CBT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें आप उस बच्चे या उस इंसान की जिसको ये डिसऑर्डर है उसकी कॉग्निशन उसकी थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, उसको एंगर मैनेजमेंट सिखाते हैं. इसके अलावा एक चीज़ जो बड़ी काम कर सकती है दैट इज़ पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसमें आप पेरेंट्स को सिखाते हैं कि वो कैसे अपने बच्चों को पॉजिटिवली ट्रेन करेंगे और उनके साथ डील करेंगे. सो दिस वाज बेसिकली आर लेक्चर 9 जिसमें हमने कंडक्ट डिसऑर्डर्स और ADHD को कवर किया था. नाउ कमिंग टू द 10th लेक्चर. इस सेमेस्टर का हमारा 10th लेक्चर बेसिकली था एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स. और एलिमिनेशन सिंपली जो है वो एलिमिनेट से आ रहा है, द वर्ड एलिमिनेशन विच मीन्स टू डिस्कार्ड और टू रिमूव समथिंग. तो इस डिसऑर्डर ये वो क्लास ऑफ डिसऑर्डर्स है विच इज़ रिलेटेड टू यूरिनेशन एंड फीसेस पासिंग आउट प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अब इसमें बेसिकली क्या होता है इस डिसऑर्डर में कि जो यूरिन है या जो फीसेस हैं वो एलिमिनेट किस तरह और कैसे और कब हो रहे हैं उसमें मेल फंक्शनिंग होती है. यानी यूरिन एंड फीसेस जो है वो इनअप्रोप्रिएट टाइमिंग्स पे जो है वो एलिमिनेट होगा या एलिमिनेट किया जाएगा बॉडी से और इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं इस क्लास ऑफ डिसऑर्डर्स में. अब बेसिकली इसमें दो मेन टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, एक है एन्यूरेसिस और दूसरा है एनकोपरेसिस. एन्यूरेसिस जो है वो यूरिन से रिलेटेड है और एनकोपरेसिस जो है वो फीसिस से रिलेटेड है. तो इसमें एन्यूरेसिस में क्या होता है कि जो वो बच्चा है या जिस इंडिविजुअल को वो ये डिसऑर्डर है वो गलत टाइम पे गलत जगह पे जो है वो यूरिन पास करेगा. अब वो किस तरह की जगह हो सकती हैं, जैसे कि दिन में कपड़ों के अंदर या बेड ख़राब कर देगा या इस तरह की चीज़ें जो है वो अपने अंदर शो करेगा और उसको कंट्रोल नहीं होगा अपने इन बिहेवियर्स पे. एनकोपरेसिस के केस में भी कि वो गलत जगहों पे जैसे कि फ्लोर पे फीसेस पास कर दिया या कपड़ों में पास कर दिया. अब एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखिए कि DSM के अकॉर्डिंग आपको ये डायग्नोज करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ की ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है और बच्चे की एज जो है वो कम से कम 4 years होनी चाहिए. अगर उसके नीचे है तो इन दैट केस यू विल वेट टिल द बिहेवियर कॉन्टिन्यूज टिल दैट एज. आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे.
उसके बाद कुछ सब टाइप्स थी इन डिसऑर्डर्स की। बेसिकली एनुरेसिस की 3 सब टाइप्स थी और इसी तरह एनकोपरेसिस की 2 सब टाइप्स थी। एनुरेसिस की कौन सी थी? एक था नॉक्टर्नल जिसमें सिर्फ रात के वक्त ये बिहेवियर शो होता है, डायूरनल जिसमें सिर्फ जो है वो डे टाइम में शो होता है, और नॉक्टर्नल एंड डायूरनल यानी जिसमें दोनों टाइम में शो होता है। उसके बाद डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं एनकोपरेसिस की वो हैं, एक विद कॉन्स्टिपेशन एंड ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और दूसरा है विदाउट कॉन्स्टिपेशन एंड ओवरफ्लो कॉन्टिनेंस। तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन एक में होगी और दूसरे में नहीं होगी। ये डिफरेंस है इन 2 टाइप्स ऑफ एनकोपरेसिस। उसके बाद हमने कुछ कॉजेज़ डिस्कस किए थे। एनुरेसिस के जो कॉजेज़ थे मेनली वो साइकोसोशल स्ट्रेसेस थे, जैसे कि कोई सेक्शुअल अब्यूज़ हो गया या कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया या एनीथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू द चाइल्ड्स सोशल इन्वायरमेंट। उसके बाद एनकोपरेसिस के जो कॉजेज़ थे उनमें कॉन्स्टिपेशन बड़ा मेजर कॉज है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस एक बड़ा मेजर कॉज है। इसमें भी साइकोसोशल जो कॉजेज़ हैं स्ट्रेसेस वो इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि फैमिली एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ भी ये एसोसिएटेड है, जैसे कि ADHD या कंडक्ट डिसऑर्डर्स या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान्स को टच किया था इन केस ऑफ एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स। तो एन्यूरेसिस के केस में जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एन्यूरेसिस की, वो एक तो है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, कि आप उनको रात के वक्त उनका फ्लूइड जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें। बिहेवियरल ट्रेनिंग थी, टाइम वार्डिंग थी, पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग थी और साइको एजुकेशन थी। उसके बाद फिर एनकोपरेसिस के केस में हमने डिस्कस किया था बिहेवियरल थेरेपी और ट्रेनिंग को, कि कैसे आप ऑपरेंट कंडीशनिंग को यूज़ करके यानी रिवॉर्ड और शेड्यूल्स को प्लान करके आप इस पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा कि आप कॉन्स्टिपेशन को भी रिड्यूस, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज एसोसिएटेड विद एनकोपरेसिस, तो आप उस पर काम करने के लिए जो है वो डाइटरी चेंजेस या डिफरेंट स्टूल सॉफ्टनर्स जो है वो मेडिसिन वगैरह इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दैट वाज एंड ऑफ लेक्चर नंबर 10 जिसमें हमने एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ लेक्चर नंबर 11, और लेक्चर नंबर 11 में हमने परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था। सो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि परवेसिव क्या है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं, फिर हमने उसकी टाइप्स और उसकी हर चीज़ देखी थी। बट जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, बेसिकली परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिसमें डिलेज हैं या डिलेड डेवलपमेंट है इन सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द पर्सन, और इसके जो आम तौर पे सिम्टम्स जो हैं वो 3 साल की उम्र से पहले पहले नज़र आना शुरू हो जाए। 3 साल की अमूमन जो एज है उसमें नज़र आना शुरू होंगे, ठीक है, बट नॉट वेरी अर्ली बिफोर 3, ठीक है। टिपिकल एज जो है इसके सिम्टम्स के नज़र आने की वो 3 के आसपास है और अ बिट बिफोर 3 years ऑफ एज। उसके बाद हमने इसकी कुछ इसमें फर्दर डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे जो इस क्लस्टर में आते हैं। हमने ऑटिज़म को डिस्कस किया। सो बेसिकली ऑटिज़म क्या डिसऑर्डर है? मेनली ऑटिज़म इज़ अ डिसऑर्डर जिसमें उस बच्चे या इंसान की कम्युनिकेशन और इंटरेक्शंस जो हैं वो अफेक्टेड होती हैं। कुछ फीचर्स इसके किस तरह के हैं कि वो इंसान जो है वो आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड करता है, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लैंग्वेज उसकी प्रॉपर नहीं होती, फ्लैट वॉइस होगी, कन्वर्सेशन वो बात किसी से कर नहीं सकेगा या जनरेट नहीं कर सकेगा, जनरेट कर लेगा तो मेंटेन नहीं कर सकेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उसको बिल्कुल नहीं आता, एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स एक मेन फीचर है इस डिसऑर्डर का, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग हो गया, रॉकिंग, जंपिंग और ट्वर्लिंग, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट जो डिसऑर्डर था इसी क्लास में वो था एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम जो है उसको बेसिकली हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म भी कहा जाता है। इस डिसऑर्डर में बेसिकली इट्स जस्ट लाइक ऑटिज़म बट विद माइल्डर सिम्टम्स। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन इस क्लस्टर में हमने डिस्कस किया था वो था चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर। चाइल्डहुड इंटीग्रेटेड डिसऑर्डर जो है ये बेसिकली द टाइप इज अ सॉर्ट ऑफ साइकोसिस, और ये बहुत रेयरली जो है वो पाया जाता है, और इसमें जो है वो ऑनसेट काफ़ी लेट होता है, यानी 3 साल से ऊपर जो है इसका ऑनसेट है, यानी सिम्टम्स शो होना शुरू होते हैं। और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो हैं डिलेज इन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही होती, ये डिले होता है सोशल फंक्शनिंग और मोटर स्किल्स में। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर जो इसी क्लास में था दैट इज़ रेट्स सिंड्रोम।
ये एक जेनेटिक ब्रेन डिसऑर्डर था जो कि हमने डिस्कस किया था कि ये आमतौर पे 6 से 18 माह की उम्र में जब बच्चा होता है तो उस टाइम पे नज़र आना शुरू हो जाता है, और इसमें मेनली जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन और इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो कम हो रही होती है, चल नहीं सकता बच्चा, और उसका सर का साइज़ जो है वो छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू हिज एक्सपेक्टेड एज। उसके बाद हमने कुछ कॉजेज़ डिस्कस किए थे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के। इसमें जो है कुछ सबसे पहले कॉजेज़ थे, कोई अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शंस हो गए हैं, कोई इंजरीज़ हो गई हैं, वो कॉज कर सकते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई मेल ट्रीटमेंट जो है हुई है वो कॉज कर सकते हैं। प्री मेच्योर बर्थ जो है कि यानी अगर बच्चा मेच्योरिटी से पहले पैदा हो गया है, बिफोर ही शुड बी बॉर्न, उससे पहले, तो इवन दैट कैन ऑल्सो रिलेट टू दिस क्लास ऑफ डिसऑर्डर्स। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो इसके डिस्कस किए थे। तो मेनली जो है इसमें मेडिकेशंस का इस्तेमाल होता है, और मैनेज करने के लिए जो है वो बिहेवियर थेरेपी में भी के थ्रू भी आप इनके बिहेवियर्स या बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो हैं उनको मैनेज करने के लिए काम करते हैं। सो क्लास, दिस वाज बेसिकली आवर लेक्चर 11 जिसमें हमने डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के क्लस्टर को डिस्कस किया था। उसके बाद कमिंग टू द लेक्चर नंबर 12। अब लेक्चर नंबर 12 जो है वो बेसिकली था हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी, फिर डिफरेंट एजेस में उनके डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस किया था, फिर उनके कॉजेज़ और फिर उनकी मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे इसी डिसऑर्डर पे एक क्विक रिकैप कि बेसिकली लर्निंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी इट्स अ ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर, और इसमें जो है इंसान की ब्रेन वायरिंग में जो है वो प्रॉब्लम है। अब क्या है कि वो जो बच्चा या जो इंसान को है उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं कि उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होगा, उसको राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, उसको स्पेलिंग में, याद करने में, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू ब्रेन। ठीक है, ये सारे ब्रेन रिलेटेड टास्क हैं और इनमें उस इंसान को या उस बच्चे को जो है वो प्रॉब्लम होगा। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हमने डिस्कस की थी उनमें एक सबसे पहले डिसलेक्सिया था। डिसलेक्सिया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिसमें उस इंसान को जो है वो रिटन वर्ड्स नहीं समझ आते। दूसरा हमने डिसकैलकुलेलिया को डिस्कस किया था। डिसकैलकुलेलिया एज अ नेम सजेस्ट इज़ रिलेटेड टू कैलकुलेशन, तो इसमें मैथमेटिकल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते या उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते उस इंसान को। उसके बाद नेक्स्ट डिसेबिलिटी क्या थी, ये था डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो एक राइटिंग डिसेबिलिटी है बेसिकली, जिसमें जो इंसान है वो लेटर्स जो है उनको लिख नहीं सकेगा या उनके दरमियान स्पेसेस जो है उसको समझ नहीं सकेगा, उसको फॉलो नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो था वो ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर था, जिसमें ऑडिटरी और विजुअल जो है सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझने में इंसान को प्रॉब्लम होती है कि उसको सुनाई नहीं देगा सही या दिखाई नहीं देगा। जैसे द नेक्स्ट वन वी डिस्कस्ड इज़ नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन सी हैं कि जिसमें विजुअल, स्पैचुअल या इंट्यूटिव या ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस इंसान में पाई जाती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कुछ कॉमन साइंस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कि आप किस तरह असेस करेंगे कि किसी बच्चे या किसी इंसान के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी चल रही है। अब ये हमने डिफरेंट एज लेवल पे डिफरेंट साइंस डिस्कस किए थे। यहाँ पे मैं प्री स्कूल को रिवाइज़ करूँगी कि प्री स्कूलर्स में आप कैसे असेस करेंगे। आप ऐसे असेस करेंगे कि वो एक तो बोलना देर से शुरू करेंगे, प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे यानी तलफ़ुज़ ठीक नहीं होगा, वोकैबुलरी बहुत कम होगी, अपनी बात समझाने के लिए उन लोगों को लफ्ज़ नहीं मिला करेंगे, कोई वर्ड उनके ज़हन में आ रहा है और वो उसको बोल नहीं सकेंगे, चीज़ें याद नहीं रहेंगी, और बहुत ज़्यादा जो है वो बेचैन और इजीली डिस्ट्रैक्टेड बच्चे या लोग होंगे कि एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकेंगे, दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकेंगे। अगर आप उनको कोई प्लान्स या कोई डायरेक्शंस या रूटीन्स बना के देंगे उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे, और उनके फाइन मोटर स्किल्स जैसे कि पेंसिल पकड़ना, इस तरह के स्किल्स जो हैं वो बहुत आहिस्ता से डेवलप होंगे या होंगे ही नहीं। इस तरह के इश्यूज़ उनमें उन लोगों में रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे रिकैप में मैं सिर्फ प्री स्कूल को डिस्कस कर रही हूँ। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड दीज कॉमन साइंस इन ऑल अदर एजेस, फॉर डिटेल्स यू कैन विजिट दैट लेक्चर अगेन।
उसके बाद हमने मैनेजमेंट पे बात की थी। तो मैनेजमेंट के कुछ की फीचर्स जो हमने डिस्कस किए थे वो ये थे कि एक तो आप उस बच्चे की स्ट्रेंथ्स को ज़रूर समझें और काम करें बिसाइड्स हिज वीकनेसेस ऑल्सो, क्योंकि उन्हीं स्ट्रेंथ्स की बेस पे वो इस काबिल होगा कि वो अपनी वीकनेसेस जो हैं उनको ओवरकम कर सके। बच्चे की परफॉर्मेंस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, उस बच्चे को रेगुलरली इवेल्यूएट करें, उसके साथ एज अ टीम काम करें और उस चाइल्ड के साथ बात करें उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। उसको अगर कोई सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है वो उसके लिए क्रिएट करें और उसकी प्रोग्रेस को ज़रूर मॉनिटर करें, जैसे कि मंथली प्रोग्रेस या वीकली प्रोग्रेस, और वो डिस्कस करें और प्रोग्रेस उसके साथ, ताकि उस बच्चे को समझ आए कि उसकी लाइफ में क्या और कैसे चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। सो दिस वाज क्लास लेक्चर नंबर 12 जिसमें हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस किया था। नाउ कमिंग टू द लेक्चर नंबर 13th लेक्चर हमारा था सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर्स पे। मेनली हमने ड्रग एडिक्शन रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी। तो इसमें जो ड्रग एडिक्शन, जिसको आप सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये बेसिकली जिसको आमतौर पे ड्रग एडिक्शन कहा जाता है, इज़ अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो कि इंसान के ब्रेन और बिहेवियर पे अफेक्ट करता है और उसको इस चीज़ का कंट्रोल लूज़ कर देता है कि ही कैन फंक्शन विदाउट टेकिंग दैट ड्रग और medication or anything or any substance for which he is known to be addicted। अब आमतौर पे जो कॉमनली ड्रग एडिक्शन है वो किस तरह की चीज़ों की है, जैसे अल्कोहल हो गई, मैरिजुआना हो गई, निकोटीन हो गई, इस तरह के जो हैं ड्रग्स हैं जो आमतौर पे जिनके लोग एडिक्टेड पाए जाते हैं। अब कुछ कॉमन सिम्टम्स या क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो ये कि वो इंसान जो है उसकी रेगुलर वो उस ड्रग को यूज़ करना शुरू कर दे डेली बेसिस पे, या दिन में बहुत बार या हफ्ते में बहुत बार, और उसको इतनी शदीद ख्वाहिश हो उस ड्रग को यूज़ करने की कि वो उसको उसके ख़याल को ओवरकम ना कर सके। वक्त गुजरने के साथ ही जो ड्रग की अमाउंट है वो बढ़ती जाए उसकी कंजम्पशन में, वो रेगुलर बेसिस पे लार्जर अमाउंट्स लेना शुरू कर दे, वो इस चीज़ का ख्याल रखना शुरू कर देता कि ड्रग सप्लाई बंद ना हो जाए उसकी लाइफ में, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर दे ड्रग के, और इस ड्रग के यूजेज की वजह से वो अपनी डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है या जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा ना कर सके और अपनी रेगुलर लाइफ की जो टास्क्स हैं उनको अवॉइड करे या उनको मिस करे। तो दीज वर सम कॉमन सिम्टम्स विच आर एसोसिएटेड विद ड्रग एडिक्शन। उसके बाद जो कुछ सिम्टम्स थे वो ये थे कि अगर उसको ये समझ भी आ जाए कि ये ड्रग जो है वो कैसे उसको फिज़िकली, इमोशनली या सोशली डैमेज कर रही है, वो फिर भी उस ड्रग को छोड़ने में नाकाम रहे। उस ड्रग को हासिल करने के लिए वो ऐसे काम करे जो आमतौर पर वो नहीं करेगा, जैसे कि चोरी करना। उसके अलावा क्या है कि ड्रग के कंजम्पशन के अंडर, यानी ड्रग के अपनी बॉडी के दौरान वो रिस्की जो है वो बिहेवियर करेगा, जैसे कि ड्राइविंग हो सकती है, रैश ड्राइविंग, बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च करेगा। नाउ दिस मनी स्पेंडिंग कुड बी फॉर ड्रग और फॉर अदर फंक्शंस ऑल्सो, और ड्रग छोड़ने की बार बार नाकाम कोशिशों की हिस्ट्री होगी उसकी लाइफ में, और विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। ना व्हाट आर एग्जैक्टली विड्रॉल सिम्टम्स, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन आवर लेक्चर वीडियो, यू कैन ऑल्सो व्यू दैट इफ़ यू वांट टू। उसके बाद हमने कुछ टाइप ऑफ ड्रग्स देखे थे जिनके आमतौर पर लोग एडिक्ट होते हैं, जिनमें कि कैनबिस है, अल्कोहल है, K2 स्पाइस एंड बाथ सॉल्ट्स थे, बेंजोडाइजेपीन्स थे, हिप्नोटिक्स थे, कोकेन थी या फिर स्टिमुलेंट्स, हेलुसिनोजेंस, इनहेलेंट्स एंड ओपियाइड पेन किलर्स थे। So this was basically our lecture number 13, which was around substance abuse disorders or drug addiction. Moving on to the lecture number 14th लेक्चर बेसिकली हमारा था जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर पे। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है इसमें हमने डिस्कस किया था कि डिसऑर्डर क्या होता है और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। तो बेसिकली जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज़ अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन विच कि एक इंसान जो है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं है विद द सेक्स to which he belongs, बल्कि rather he would identify with the opposite sex, यानी अगर लड़का है तो वो लड़की के साथ आइडेंटिफाई करेगा, लड़की जैसे बिहेवियर रखेगा, लड़की जैसे थॉट्स, ख्वाहिशात, हर चीज़ रखेगा, और अपने सेक्स में ही इज़ गोइंग टू बी अनकम्फर्टेबल, कि वो अनकम्फर्टेबल फील करेगा एंड विल वॉन्ट हैव अ डिज़ायर टू गेट कन्वर्टेड इनटू द ऑपोजिट सेक्स। ये बेसिकली था जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर।
उसके बाद इसके हमने कुछ सिम्टम्स देखे थे। मेनली इसके जो सिम्टम्स थे वो थे कि एक तो जो है उसके अंदर एक डिफरेंस होगा उस इंसान के अंदर कि उसकी जो इनर आइडेंटिटी है, यानी जो असाइंड आइडेंटिटी है और जो जेंडर आइडेंटिटी है, उनके बीच में डिफरेंस होगा। यानी डिफरेंस जो ये मैं अभी बता चुकी हूँ कि जो उसकी आइडेंटिटी होगी और जो वो बनना चाहता होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। एक में वो कंफर्टेबल होगा और एक में वो कंफर्टेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको चेंज करने की कोशिश में लगा रहेगा और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी उसके अंदर कि वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को उस जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से चेंज कर ले जिसका वो बनना चाहता है, जिसके साथ वो आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा उस इंसान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी कि वो ऑपोजिट जेंडर में जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसी तरह, ऑपोजिट जेंडर के तरह वो ट्रीट होने को प्रेफर करेगा। यानी अगर वो लड़का है तो उसकी ख्वाहिश होगी कि उसको लड़कियों की तरह ट्रीट की जाए। और उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो कन्विक्शन होगी कि उसके अंदर फीलिंग्स, रिएक्शंस, थॉट्स, हर चीज़ उसी जेंडर की चल रही है जिसका वो बनना चाहता है। This was basically our lecture number 14, which was gender identity disorder. Now coming to the lecture number 15. 15th lecture जो है हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर था और इसमें हमने डिस्कस किए थे eating disorders. So as the name suggests, eating disorders mainly वो class of disorders है जिसमें eating related behaviors जो हैं वो malfunctioning होंगे या disordered patterns के ऊपर चल रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मेल फंक्शन हो सकते हैं कि ऑब्सेशन हो सकता है कोई फूड के साथ, बॉडी वेट के साथ या बॉडी शेप के साथ, और ईटिंग पैटर्न्स की वजह से उस इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी होंगे। इसमें हमने कुछ टाइप्स डिस्कस की थी। द फर्स्ट वन इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मोस्ट कॉमन टाइप है ईटिंग डिसऑर्डर्स का, और ये आमतौर पर एडोलेसेंस में स्टार्ट होता है या यंग अडल्टहुड में। ये लड़कियों को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स ड्यू टू आर कल्चरल रीजंस। और जो एनोरेक्सिक्स होते हैं वो आमतौर पे अपने आप को ओवरवेट कंसिडर करते हैं, ऑल्दो वो होते बिल्कुल नहीं हैं। ठीक है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक अंडरवेट चले जाते हैं और अपना वेट जो है वो बहुत कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं, खाने पीने को अवॉइड करते हैं और ऐसा लाइफस्टाइल जो है वो गुजारते हैं जिनमें वो अपना कैलोरी काउंट बहुत रिस्ट्रिक्ट रखते हैं इस खौफ से कि कहीं वो वेट ना गेन कर लें। नेक्स्ट जो टाइप थी वो थी बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो है ये भी एडोलेसेंस के यंग एडल्टहुड में जो है वो नज़र आता है। दिस इज़ ऑल्सो अगेन मोर कॉमन इन विमेन दैन इन बॉयज़। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि वो इंसान जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फूड्स जो है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा खाएगा वो एक ही वक्त में, जितना कि आम इंसान नहीं खाता या नहीं खा सकता। दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। उसके बाद हमने बिंज ईटिंग डिसऑर्डर डिस्कस किया था। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में भी क्या है कि वो बहुत ज़्यादा खाता है, यानी बिंज करता है, जिसको उर्दू में सादे लफ्ज़ों में आप कहते हैं ठूसना। दिस इज़ द बिहेवियर, और उसका इस पर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, वो बार बार लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड खाएगा, चाहे उसको भूख ना भी लगी हो तो वो खाएगा, और वो इस बिहेवियर से रुक नहीं सकेगा, उसका कंट्रोल नहीं होगा इस बिहेवियर से रुकने के लिए। सो दिस वाज बेसिकली बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर्स में नेक्स्ट डिसऑर्डर था रूमिनेशन डिसऑर्डर। अब रूमिनेशन डिसऑर्डर में हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग आवर डिटेल लेक्चर व्हाट एग्जैक्टली रूमिनेशन इज़। अगर मैं इसको बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि खाना जो है वो मुंह में डाला जाएगा, उसको चबाया जाएगा, निगल लिया जाएगा और दोबारा वापस मुंह में ला के उसको री-स्वॉलो और री-च्यू किया जाएगा उस खाने को, या कभी कभी री-च्यू करके स्वॉलो दोबारा कर लेगा और कभी री-च्यू करके उसको थूक देगा। सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ रूमिनेशन डिसऑर्डर। और इसी क्लस्टर का जो लास्ट डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया था वो था अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, जिसमें बेसिकली वो इंसान जो है अपनी डेली जो न्यूट्रिशन जो उसने कंज्यूम करनी होती है वो उस रिक्वायरमेंट से बहुत नीचे जाके कंज्यूम करेगा, खाने को अवॉइड करेगा। अब खाने को अवॉइड क्यों करेगा? उस खाने के सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि खाने का कलर पसंद नहीं है, टेक्सचर पसंद नहीं है, स्मेल पसंद नहीं है, टेस्ट पसंद नहीं है, या फिर आपको ये लगता है कि वो खाना खा के आपको कोई नुकसान हो जाएगा या वेट गेन कर लेगा।
वेट गेन कर लेगा, ये इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यानी फूड उसमें इसमें वेट का खौफ नहीं है, रादर इट्स मोर रिलेटेड टू द सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड। अब क्योंकि वो फूड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यानी ले नहीं रहे, तो इस डिसऑर्डर में जो है वो सिग्निफिकेंट वेट लॉस भी एसोसिएटेड है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज यानी उस इंसान के अंदर न्यूट्रिशंस की जो है वो कमी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। सो दिस वाज बेसिकली आवर लेक्चर नंबर 15, द सेकेंड लास्ट लेक्चर विच वाज अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर्स। With this we come to the end of our semester today class. We have discussed all our last second half semester lectures from lecture number 9 to lecture number 15, and we've revised basically all of those lectures. If you want to go into detail of any of these points we have discussed briefly in this lecture, you can visit this lecture separately, be it any number of lecture. So that was all for today's lecture. You don't have any assignment or any further task to complete for this lecture. That was all for today's lecture class. Meet you in your online class for further discussion and questions, and good luck. Thank you.